नमस्कार। राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा जो गांधी जी द्वारा दी गई है। और इसके पहले हम लोगों ने अध्ययन किया बुनियादी या बेसिक शिक्षा के उद्देश्य के बारे में, जिसमें बताया गया शिक्षा ऐसी हो जो बच्चों का बहुमुखी विकास करे, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से, मानसिक रूप से आदि। आइए इसका अध्ययन करते हैं। इन्होंने 1937 में अपनी शिक्षा नीति के अंतर्गत अपने विचारों को बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत प्रस्तुत किया एवं कुछ विषय पर विशेष बल दिया, जिसमें हस्तशिल्प विषय था, जिससे बच्चा आत्मनिर्भर बन सके। और उसके पहले बता दें कि महात्मा गांधी एक आदर्शवादी विचारक रहे हैं। इनके व्यक्तित्व में आदर्शवादी का झलक या आदर्शवाद का झलक दिखाई देता है। ये अन्यवाद में जैसे प्रयोजनवाद या प्रकृतिवाद में भी विश्वास रखते थे, लेकिन इनके व्यक्तित्व में पूर्ण रूप से आदर्शवादी गुण की झलक दिखाई देती है। प्रश्न कभी कभी आता है कि महात्मा गांधी के व्यक्तित्व में किस वाद की झलक दिखाई देती है, तो आदर्शवाद। आइए आगे चलते हैं। इन्होंने जो अपने पाठ्यक्रम में विषय को शामिल किया उसमें चर्चा करते हैं कि शिक्षा 7 से 14 वर्ष तक बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क हो, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, शिक्षा हस्त कला पर विशेष ध्यान दिया जाए, शिक्षा जीवन से संबंधित हो, शिक्षा व्यवहारिक विषय पर हो, सामाजिक शिक्षा के बारे में इन्होंने जोर दिया, समान विज्ञान को पाठ्यक्रम में शामिल किया, स्वास्थ्य विज्ञान पर अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया, शिल्पकार बनने पर जोर दिया, क्रियात्मक शिक्षा पर बल दिया, शारीरिक अंगों का विवेकपूर्ण प्रयोग करने पर बल दिया, अध्यापक के गुण के बारे में बताया एवं सर्वोदय शिक्षा के बारे में चर्चा की। सर्वोदय शिक्षा बता दे यानी सभी के लिए शिक्षा, समाज का ऐसा वर्ग जिसमें ना कोई बड़ा हो ना छोटा हो, सबके लिए एक समान शिक्षा का अवसर हो। तो सर्वोदय शिक्षा जुड़ा है महात्मा गांधी से। कभी प्रश्न आए तो सर्वोदय शिक्षा किससे जुड़ा हुआ है, तो महात्मा गांधी से। एक और इससे संबंधित मिलता जुलता शब्द है तो हम बीच में इसी में बता दे रहे हैं, सर्वोदय समाज अलग है। सर्वोदय समाज जब आए तो विनोबा भावे से संबंधित है, इसलिए एक साथ बता रहे हैं कि कभी इधर उधर आए तो आप भ्रमित ना होइएगा। इसके बाद 3 और 3 या 6 इसकी चर्चा करते हैं बाद में। शिक्षा 7 से 14 वर्ष तक बालकों की निःशुल्क एवं अनिवार्य हो। इन्होंने अपने बुनियादी शिक्षा में ये प्रस्ताव रखा कि जो बच्चे हैं जो 7 से 14 वर्ष तक की आयु के, उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। क्यों? क्योंकि जब बच्चों को शुरुआती स्तर पर, बुनियादी स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर, बेसिक स्तर पर अनिवार्य रूप से शिक्षा देंगे और निःशुल्क देंगे तो इन सारे शिक्षा के उद्देश्यों को वो अच्छे से समझेगा, सीखेगा और सीखने के बाद वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ बनेगा, स्वावलंबी बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा। इस शिक्षा का यही उद्देश्य था कि सबको सर्वोदय शिक्षा यानी सबको शिक्षा मिले। और इन्होंने अपने बेसिक शिक्षा का पाठ्यक्रम भी 7 वर्ष का रखा, इसीलिए इन्होंने कहा कि 7 से 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क हो। दूसरा है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, उससे क्या फायदा होगा? बच्चे को जो भी पाठ्यक्रम हम बताएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे, जानकारी देंगे, जब उसकी मातृभाषा होगी तो वो मातृभाषा जन्म से जान रहा है, समझ रहा है, सबको सब शब्दों से वाकिफ है, तो उस विषय वस्तु को, पाठ्यक्रम को अच्छे से समझेगा और उसको सीखेगा। शिक्षा हस्त कला पर आधारित हो। ये विशेष इन्होंने इसमें जोर देके कहा कि हस्तशिल्प या हस्तकला पर आधारित हो, जिससे बच्चा आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने। कैसे? इसमें कुछ विषय को रखा, कताई बुनाई, धातु के काम, लकड़ी के काम, मिट्टी के काम, गत्ता के काम आदि। ऐसे छोटे छोटे कामों को करने के लिए विषय वस्तु शामिल किया कि बच्चा जब बेसिक शिक्षा के अंतर्गत इन विशेष गुणों को, उसी शिक्षा में 2-3 क्लास ऐसे भी होंगे जो ये विषय पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा। और पढ़ाई के दौरान धीरे धीरे जब उस 7 वर्षों तक इन विषय के अध्ययन करेगा तो किसी न किसी विषय में जिसमें उसकी रुचि होगी तो विशेष रूप से विशेषज्ञ के रूप में या उसके अच्छे जानकार के रूप में वो उभर के सामने आएगा। जैसा कि आजकल देख ले, छोटे छोटे बच्चे हैं, शुरू से कंप्यूटर सिखाया जाता है तो वो 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद वो कंप्यूटर के बारे में इतने अच्छे जानकारी हो जाते हैं
जो शायद बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते, क्योंकि उनको एक विषय के रूप में कंप्यूटर के बारे में प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों प्रकार से पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, जिससे वो उस विषय में महारत हासिल कर लेते हैं। इसीलिए इन्होंने हस्तकला यानी हस्तशिल्प के बारे में विशेष रूप से बल दिया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी और बच्चा आत्मनिर्भर बनेगा, कि जब शिक्षा प्राप्त कर लेगा उसके बाद यदि उसको कहीं नौकरी या ऐसा व्यवसाय करने का अवसर नहीं मिल पाता है तो वो इन गुणों के आधार पर आत्मनिर्भर करते हुए ज्ञान अपना धन अर्जन करेगा, जिससे वो आत्मनिर्भर रहते हुए जीवन को अच्छे से जी पाएगा, फिर आगे बढ़ने का उसको अवसर रहेगा, बढ़ता रहे। आगे है व्यवहारिक विषय, जिसमें गणित और वाणिज्य को शामिल किया है, क्योंकि गणित इसलिए आवश्यक है कि जोड़ घटाना आदि के लिए व्यापार के लिए जरूरी है, और वाणिज्य जो व्यापार संबंधित इत्यादि होता है, ये जब उसको जानकारी आएगा तो किसी क्षेत्र में जाएगा, व्यापार क्षेत्र में जाएगा, आत्मनिर्भर रहेगा, तो इस गुण से वो अपने जीवन में अच्छे से अच्छा काम कर सकता है। सामाजिक शिक्षा, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आदि का ज्ञान अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि बच्चा को अपने आसपास के जो इतिहास है, देश की संस्कृति है, उसके बारे में जानकारी होगा, अपने भौगोलिक वातावरण के बारे में जानकारी होगा कि आसपास का कैसा भौगोलिक वातावरण है, और अपने नागरिक शास्त्र के अंतर्गत अपने अधिकारों को जानेगा, समझेगा, तो कहीं कोई इसका शोषण होगा तो वो उसका पालन करते हुए अपने हक का मांग करेगा एवं अपने देश के बारे में अच्छे से जानेगा और उसको अपने देश से लगाव होगा। समान विज्ञान, जिसमें विज्ञान की सभी शाखा, प्राणी विज्ञान या रसायन विज्ञान सभी को शामिल किया है। प्रकृति विज्ञान के बारे में चर्चा किया है। संगीत कला को भी इस पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए कहा है। इन सारी चीजों को करने से बच्चों के अंदर विभिन्न प्रकार के गुणों का विकास होगा एवं जानकारी होगा। प्रकृति के बारे में जानेंगे तो प्रकृति से जुड़े रहेंगे एवं उनको प्रकृति से लगाव होगा, कि प्रकृति के जब हम सहयोग करते हैं तो हमको छाया, फल फूल आदि मिलता है। यदि प्रकृति के विरुद्ध जाएंगे तो प्राकृतिक रूप से हमको आपदा का सामना करना पड़ेगा। गृह विज्ञान विशेष रूप से महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए कहा है कि वो हस्तशिल्प के स्थान पर गृह विज्ञान 6-7 के बाद वो इसको ले सकती हैं, जिसमें विभिन्न पाठ्यक्रम को बताया जाएगा। गृह विज्ञान के अंतर्गत जब लड़कियां इन जानकारी को, पाठ्यक्रम को सीखेंगी तो एक गुणी महिला के रूप में कहलाएंगी, क्योंकि आप जानते हैं अगर गुण होगा तो हर जगह सम्मान होगा, क्योंकि लड़कियां हैं, आज यहाँ है, कल शादी होगा, अपने ससुराल जाएंगी, गुणी रहेंगी गृह विज्ञान में, जानकार जो भी पाठ्यक्रम है तो उनका सम्मान होगा। जैसा कहा भी गया है कि राजा का सम्मान अपने राज्य में होता है, लेकिन गुणी व्यक्ति का या विद्वान व्यक्ति का सम्मान हर जगह होता है। स्वास्थ्य विज्ञान, इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न जानकारियों को देना, कि छोटी छोटी स्वास्थ्य संबंधी बातों को बच्चे जाने, सीखें एवं स्वस्थ रहेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, क्योंकि कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। जब शरीर स्वस्थ रहेगा, मजबूत रहेगा, तो किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए हम मजबूती से खड़े रहेंगे और उसका सामना करेंगे। अगला है शिल्पकार बनाना, अर्थात उनके पाठ्यक्रम में ऐसा कुछ विषय जो बताया गया है कि वो रखा जाए, उनको एक अच्छा किसी एक विषय में, कम से कम एक विषय में एक गुणी शिल्पकार के रूप में तैयार करना। जब 1-2 घंटे डेली रहेगी तो धीरे धीरे तो वो उस चीज में माहिर हो जाएगा, गुणी हो जाएगा। तो कम से कम एक विषय में तो अपने रुचि के अनुसार वो शिल्पकार के रूप में उभर के आएगा। जब शिक्षा पूरी हो जाएगी तो आर्थिक रूप से उसके पास गुण रहेगा, वो बेरोजगार नहीं रहेगा, आत्मनिर्भर रहेगा। क्रियात्मक शिक्षण, यानी जो क्रिया इनको बताई जा रही है वो करके भी बताया जाए, जैसे प्रैक्टिकल द्वारा इनको शिक्षा दिया जाए, जिससे बच्चा उस चीज को जाने और स्व अनुभव करे। बहुत सी चीजें हैं, किताब विज्ञान है, मान लीजिए प्रयोगात्मक नहीं है तो बच्चा उस जब प्रयोग के क्षेत्र में आएगा, जीवन संबंधित क्षेत्र में आएगा तो वो शायद उससे उतने अच्छे प्रकार से रिस्पांस ना दे पाए, लेकिन जब वो क्रियात्मक रूप से शिक्षा करेगा तो उसका रिस्पांस अच्छे से देगा। जीवन से संबंधित हो, यानी शिक्षा ऐसी हो जो आसपास के वातावरण संबंधित हो, हमारे पर्यावरण से, जीवन की समस्याओं से, रोजगार से, आर्थिक समस्या से, हमारे अंदर जो अज्ञान को दूर करना आदि। यानी हमको ऐसी शिक्षा दी जाए जो मुक्ति दिलाए। मुक्ति मतलब समस्याओं से मुक्ति दिलाए, अंधकार से मुक्ति दिलाए, बेरोजगारी से मुक्ति दिलाए आदि। यानी शिक्षा हमारी बेरोजगारी के खिलाफ एक बीमा हो। बीमा होता है जो रिस्क कवर करता है, यानी जब हम ये सीख लेंगे तो ये बीमा होगा, ये निश्चित होगा कि हमको जीवन में कम से कम इसके जरिए हम स्वरोजगार करके धन अर्जन इतना कर लेंगे कि आत्मनिर्भर रहेंगे, किसी के सामने जाना नहीं पड़ेगा।
और इन्होंने कहा कि शारीरिक अंगों का प्रयोग करना चाहिए, जो भी है, दिमाग है, हमारा आंख है, हाथ है, तो उनका स्वविवेक प्रयोग करना चाहिए, यानी विवेकपूर्ण प्रयोग करना चाहिए। इंसान ही ऐसा इस धरती पर है जीव जो चंद्रमा तक पहुंच गया है सिर्फ अपने स्वविवेक से, अपने बुद्धि से। इसलिए हमको भी अपने जीवन में विभिन्न बातों को सीखते हुए आगे बढ़ने के लिए विवेक का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हम प्रत्येक क्षेत्र में अच्छा रिजल्ट दें। इन्होंने कहा कि अध्यापक में निम्नलिखित गुण होने चाहिए, उसकी चर्चा कर लें, अच्छी बात है। अध्यापक विषय का ज्ञाता हो, व्यवहार में परिवर्तन करने वाला हो, बच्चों का जिज्ञासा समाप्त करने वाला हो, और मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखने वाला हो, बाल मनोविज्ञान की जानकारी रखता हो आदि। विषय ज्ञाता अच्छी बात है। जब हम पढ़ाने जाते हैं, यदि हमको विषय वस्तु पर अच्छा जानकारी होगा, गहन अध्ययन करेंगे, तो हम उस विषय संबंधित सारी बातों को समझेंगे और बच्चों को बताने के तत्काल काबिल रहेंगे। कोई विषम परिस्थिति में कोई प्रश्न ऐसा आ गया जो सिलेबस से नहीं है तो बाद में बता सकते हैं, वो अलग है। लेकिन जब हम जाएंगे, अपने विषय के बारे में जानकारी गहन रखेंगे, तो बच्चा पढ़ाते समय, आप भी अगर शिक्षक हैं, पढ़ा रहे होंगे, अध्यापक कार्य से जुड़े हैं, तो जानते हैं कि पढ़ाते समय बच्चा विभिन्न प्रश्नों का उसके अंदर जिज्ञासा रहता है, बच्चे पूछते हैं टीचर से। तो जब हम पढ़ाते समय उस विषय के बारे में चर्चा करेंगे, बच्चा पूछेगा प्रश्न, तो उसकी जिज्ञासा को, शैक्षिक जिज्ञासा को शांत करेंगे एवं उनके ज्ञान में वृद्धि करेंगे। वो बच्चा उत्साहित होगा कि हम प्रश्न पूछे, मिल गया आंसर, ठीक है, अगला और प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न पूछने से उसके अंदर बौद्धिक क्षमता का विकास होगा, तभी होगा जब शिक्षक अपने विषय का ज्ञाता होगा। मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, यानी उसके साथ एक प्रजातांत्रिक व्यवहार करना चाहिए अनुशासन के अंतर्गत। बाल मनोविज्ञान की जानकारी शिक्षक को होना चाहिए। जैसे इस समय कुछ सालों से महसूस किया जा रहा है कि शुरुआती स्तर पर बच्चों का बाल मनोविज्ञान, ये प्राथमिक शिक्षा, शुरुआती शिक्षा है, बेसिक शिक्षा है, तो बच्चों का जब बाल मनोविज्ञान की जानकारी होगा, उनके रुचि का, उनके व्यवहार का, उनके क्षमता का हमको जानकारी होगा, तो शिक्षा में उसको प्रयोग करके हम बच्चों की हर समस्याओं का अच्छे से निराकरण करेंगे कि बच्चा ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। जैसे कोई समस्यात्मक बालक, ऐसे बालक होते हैं जो सामान्य बालक से अलग हटके व्यवहार करते हैं, तो हम बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आगे आइए देखते हैं 3H, जिसमें हेड, हैंड और हार्ट। हेड मतलब दिमाग से है, हैंड मतलब हाथ से है, हार्ट मतलब दिल से है। तो ये जो थ्योरी दिया महात्मा गांधी ने दिया है 3H, हेड, हैंड, हार्ट। कभी आएगा 3H किससे संबंधित है? महात्मा गांधी अपने शैक्षिक विचारों में इनका वर्णन किया है। 3R भी है, पहला है रीडिंग, दूसरा राइटिंग और तीसरा अर्थमेटिक, मतलब मैथमेटिक्स से अर्थमेटिक। 3R रीडिंग मतलब पढ़ना, राइटिंग मतलब लिखना, अर्थमेटिक मतलब गणित का जानकारी हो। इसमें देखिए जो 3R, पहला तो R मिल जा रहा, दूसरा जो R है दूसरे स्थान पर आया है राइटिंग में, अर्थमेटिक में दूसरे स्थान पर आया है। जो दूसरे स्थान पर R है, इस R का उससे संबंधित है। ये गांधी जी अपना तरीके से अलग फार्मूला तैयार किए हैं, अलग एक 3R का कॉन्सेप्ट दिए हैं जो उनके विचार से मेल खाता है। और ये देखते हैं कुछ पत्रिका उन्होंने लिखी है, हरिजन पत्रिका, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन आदि, जिसमें उन्होंने हरिजन पत्रिका में विशेष रूप से अपनी बुनियादी शिक्षा के बारे में उल्लेख किया है, वर्णन किया है और उसके बारे में चर्चा किया है। ये जो हरिजन पत्रिका कभी कभी आता है, किससे संबंधित है? तो ये महात्मा गांधी से संबंधित है। और इन्होंने जो बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम रखा है वो वर्तमान मैट्रिक के समकक्ष माना जाए, इसलिए कि बच्चे इसको पढ़ने के बाद जो मैट्रिक के समकक्ष योग्यता रखे, जिससे वो आगे जाकर के पढ़ाई को कर सके। इस प्रकार आज हम लोगों ने बेसिक शिक्षा के महत्वपूर्ण विषय वस्तु या पाठ्यक्रम के बारे में जाना, जो महात्मा गांधी जी ने चाहा था कि देश को दिया जाए, देश का राष्ट्रीय शिक्षा इसमें इसके आधार पर चले। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद जो डॉक्टर जाकिर हुसैन इसके अध्यक्ष थे, उन्होंने इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहा। इसके साथ नमस्कार।